जा रही हूँ केक लाने के लिए, केक भी बहुत अच्छे अच्छे और एड्रेस दूंगी, आना तुम लोग भी टेस्ट करने। मीठा रहने के लिए मीठा रहने के लिए मीठा खाना जरूरी है। ब्रेड बटर मस्का खाने के लिए मैं आई हूँ यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। आज हीरा टॉक का एपिसोड 1 होने जा रहा है। बहुत ही अच्छा जा रही हूँ लंच के लिए और मेरे साथ में वहाँ पर होंगे डॉक्टर हिना जो आने वाले हैं, जो नर्स है। और सबको याद ही होगा कि लोनकर में जो हमारा फर्स्ट इवेंट हुआ था तब वो हमारे गेस्ट थे और उनसे ही हम लोग बहुत कुछ मालूमात लेंगे। हमारे मन में बहुत कुछ चीज़ें होती हैं डॉक्टर के मुतालिक कि हम कहीं गलत है या डॉक्टर कहीं गलत है, हम कहाँ कुछ चूक रहे हैं डिलीवरी में और भी सारी चीज़ों में, बच्चों के मुतालिक के बच्चों की तरबियत कैसी होनी चाहिए, है ना। तो वो सारी चीज़ों को लेकर आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बात करने वाले हैं। जैसे कि मैंने बताई थी कि हीरा टॉक का पहला एपिसोड है और मैं तो पहुंच गई हूँ। डॉक्टर हिना भी बस अभी पहुँचने ही वाले होंगे। बहुत ही अच्छी 5 स्टार होटल में हम लंच करने आए हैं और लंच करते ही करते आपको ये होटल के भी बारे में बताइए। इसके बाद बहुत ही अच्छी बात आप तक पहुँचाएंगे। यहाँ पर पेस्ट्री का काउंटर तो इतना अमेजिंग है, बाप रे। यहाँ पर आने के बाद तो ऐसा लग रहा पता नहीं मैं कहाँ पर आई हूँ। ऐसी वाली पेस्ट्री तो मैंने शायद ही कहीं देखी हो। अरे वाह, यहाँ पर चाय कॉफी हर चीज यहाँ पर है। अरे ये तो जरा यहाँ तो नजर मारो। आपको यहाँ पर मेहमानों के लिए अगर गिफ्ट भी चाहिए तो बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पर गिफ्ट है। चलिए डॉक्टर हिना भी आ गए। वालेकुम सलाम, कैसी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी। तो ये है डॉक्टर हिना जो जूनर से आए हैं। मैंने पहले भी बताई कि याद होगा पहले इवेंट में आए थे, ये हमारे गेस्ट थे। तो चलिए, थोड़ा सा भूख भी लगी है, लंच भी करते हैं और बातें भी करते हैं, है ना। सबसे बोला इतना सारा और ऐसी ऐसी चीजें जो हमने कभी देखी नहीं है, तो थोड़ा लेने में सोच आ रही क्या ले, अच्छा होगा, टेस्टी होगा कि नहीं होगा। तो बस सोच सोच कर ले रहे, देखते क्या अच्छा है। पूरा फ्रूट का है तो हम ये लास्ट में खाएंगे। अभी थोड़ा सा देखते हैं आगे चलकर क्या है। यहाँ पर पूरा सैलेड है और बादाम पिस्ता भी है, क्या नहीं है। डॉक्टर हिना क्या लेंगे आप? वाह, बहुत सारी वैरायटीज है यहाँ पे तो। बहुत सारी है और जैसे कि हम लोग यूट्यूब पर देखते हैं कोरियन सॉस अलग अलग तरीके के बहुत ही स्पाइसी रहते हैं। आप खाने का मौका मिल रहा है तो क्यों ना मैं टेस्ट करूं और आप लोगों को क्यों बताऊं, है ना, ताकि आप लोग भी यहाँ पर आकर खा सकें। यहाँ भी पानी पूरी हम छोड़ने वाले नहीं है और बहुत सारा अलग अलग ली हो। इतना आइटम है, क्या ले और क्या नहीं ले तो समझ में तो नहीं आ रहा है। हीरा टॉक का एपिसोड 1 है ये, है ना। और आज मेरे साथ में मैं बहुत ही अच्छा एक टॉपिक लेकर आई हूँ और उन्हीं के साथ मेरे साथ में डॉक्टर मदिहा हिना बैठे हैं। सबको याद होगा लोनकर लॉन में जब हमारा इवेंट हुआ था 2 साल पहले, हमारे गेस्ट थे वो। तो तब से ही मुझे बहुत पसंद है क्योंकि उनकी टेक्निक डॉक्टर की मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैंने उनसे बात करी, एक नई चीज पर हमारी बात हुई, तो मैंने सोचा क्यों ना ये चीज मैं हर घर तक पहुंचाऊं, क्योंकि हर घर में एक सवाल होता है। डॉक्टर का यही कहना रहता है कि पूरे 9 मंथ बेड रेस्ट, उसके बाद भी ऑपरेशन। तो ये सारे सवाल तो हर किसी को, उसका जवाब हर किसी को चाहिए। तो चलिए मिलते हैं डॉक्टर मदिहा हिना से। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो आपने बताया कि ये जो आपके क्वेश्चन है बहुत सारे आपके और आप सब लोगों के कि प्रेगनेंसी से रिलेटेड, प्रेगनेंसी कैसी लेनी चाहिए, उसमें कैसे डाइट होना चाहिए, एक्सरसाइज कैसी होनी चाहिए, और ये सीजरियन नॉर्मल इसका रेशियो जो अभी आजकल हम देख रहे हैं बहुत डिफरेंस होते जा रहा है। तो इसका देखिए, अब इसमें ऐसा होता है कि जो प्रेगनेंसी होती है वो अकेले पेशेंट का या एक अकेले औरत का तो काम नहीं है, ये टीम वर्क होता है। टीम वर्क में उनके हस्बैंड भी आते हैं, घर में जो लोग रहते हैं सब लोग आते हैं कि जो एक साथ सब लोग
उसको हैंडल करते हैं। अच्छा। अब इसमें एक्सरसाइज, प्रेग्नेंट पेशेंट जो है तो उनका डाइट हर महीने अलग डाइट होता है, जिससे उनका प्रेगनेंसी के मंथ होते हैं, बेबी 5 मंथ तक बनता है और 5 मंथ के बाद बढ़ता है। हाँ। तो बनते वक्त क्या चीजें चाहिए, बढ़ते वक्त क्या चीजें चाहिए, एंड एवरी टाइम ऐसा नहीं होता कि हमें हर चीज खाने से मिल जाती है। यस, खाने से बहुत चीजें मिलती है, बट हमें पता हो कि हमें क्या खाना है। टैबलेट्स, दवाइयाँ होती है, बट उसकी लिमिटेशंस होती है, कभी खाए जाते हैं, कभी नहीं खाए जाते। किसी का टेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग बहुत डिफर करता है, और प्रेगनेंसी में तो उफ बहुत ज्यादा। अब हाँ, ये टेस्ट मैम पसंद नहीं आ रहा है, मैम चॉकलेट फ्लेवर पसंद नहीं आ रहा है, मैम कोई दूसरा फ्लेवर है क्या, बहुत सवाल होते हैं। तो आई सजेस्ट हर महीने एक अलग डाइट होता है, जिससे कि बहुत कंफर्टेबली हम वो चीज़ खा सके। और इनफैक्ट ऐसा कि बेबी के ग्रोथ के हिसाब से भी डाइट होता है, मदर के हेल्थ इश्यूज के भी हिसाब से डाइट होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि उनको बीपी होता है, ब्लड प्रेशर है, शुगर है, या थायराइड का प्रॉब्लम है, या फिर कुछ और भी इधर प्रॉब्लम्स होते हैं, जिनको सर्दी खांसी बार बार होती है, या फिर यूरिन इन्फेक्शन बार बार होते हैं। तो फिर ऐसे कंडीशंस में उनको ऐसा खाना दिया जाएगा जिससे कि वो सब कॉम्प्लिकेशंस कम से कम रहे। साथ में एक्सरसाइजेस भी रहती हैं, हर महीने से एक्सरसाइज शुरू होती है। पहले स्टार्टिंग में ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन ज़्यादा अच्छा हो, ऑक्सीजनेशन प्रोसेस ज़्यादा अच्छा होता है ब्लड में, तो जिससे बेबी की ग्रोथ भी अच्छी होती है। जो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, बेबी की ग्रोथ कम होती है, 7th मंथ में आपको IUGR, बेबी का वजन कम है, पानी कम है, ये तो चीज़ें समझ में आती है। ये हमें स्टार्ट करना पड़ता है स्टार्टिंग के डाइट से। तो डाइट इस चीज़ के लिए भी होना है कि कॉम्प्लिकेशंस कम से कम आएंगे। कॉम्प्लिकेशंस कम आएंगे तो जाहिर सी बात है सिजेरियन चांसेस आपके कम हो जाएंगे। सेकेंड थिंग, एक्सरसाइज आपकी बॉडी की होनी चाहिए। ब्रीदिंग टेक्निक्स, योगा होना चाहिए, अल्टरनेट थेरेपीज है, मुद्रा थेरेपीज है, जिससे कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। इमोशनल जो बहुत ज़्यादा डर जाते हो, कभी एंजाइटी होती है, तो जब हमारे साथ आप जुड़ोगे तो उसमें हम आपको एंजाइटी भी कम करेंगे, आपका डर कम करेंगे। नॉर्मल डिलीवरी कैसे होती है, जिससे नहीं होता है कि डॉक्टर के पास में गया, बीपी बढ़ गया, डर लग रहा है, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब इन सब चीज़ों को हमने एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आए हैं। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है, और वो भी आपको ऐसा नहीं कि आपको घर के बाहर निकलना है, अपॉइंटमेंट लेना है। यू आर जस्ट अ कॉल अवे। आप एक कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट बुक कीजिए, यू कैन हैव अ कॉल। टाइम तक हमारा 24/7 आपको सपोर्ट रहेगा। इनफैक्ट भी कुछ मेडिसिन का भी आपको समझ में नहीं आए, या फिर सोनोग्राफीज ये क्यों बोले हैं, ब्लड टेस्ट ये क्यों बोले हैं, हम वो भी आपका क्लियर करके देंगे। एक्सरसाइज जो है, तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी एक्सरसाइज रहती है। 9 मंथ में डाइट होता है स्पेसिफिकली, जो थैली का मुंह खोलने के लिए डिलीवर एक पैसेज होता है, वो खुलना चाहिए, तब नॉर्मल डिलीवरी होगी। आप 9 महीने तक बेड पे लेटे रहोगे, कुछ नहीं करोगे, तो नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी? अच्छा, अभी तो डॉक्टर आपने तो सारी चीज़ें अच्छी बताया, ठीक है, लेकिन मज़ा तो मैं लेती हूँ तब जब बड़ी हंसी आती है कि ये जो पहली प्रेगनेंसी में लड़की आकर बोलती डॉक्टर ने बोला है पर पूरा टाइम आराम करना है, तो लड़कियों की तो बड़ी मज़े हो जाती कि पूरा टाइम आराम करें, हम तो आराम नहीं करें, तो इसका क्या है? देखिए, आराम करने के लिए उनको एक वो दिया जाता है कि किस वजह से आपने आराम करना है, कि आपको कोई कॉम्प्लिकेशन होगी या कुछ तकलीफ होगी, उस वक्त में ही आपको आराम बोलते हैं। जैसे सर्विक्स शॉर्ट होता है, जब बच्चेदानी की साइज छोटी होती है, उस वक्त ही आराम बोलते हैं। एवरी टाइम आराम ऐसा नहीं है। 1 घंटा काम कीजिए, 10 मिनट लेटिए, ऐसा कुछ है। ऐसा कुछ है, लेकिन मैं सुनती हूँ अरे डॉक्टर ने तो बोला पूरा 9 मंथ आराम, तो चलो खैर वो भी है। और दूसरा ये है कि बेबी होने के बाद फीडिंग का भी मसला आता है कि बोतल रहती है, तो फीडिंग के लिए तो माँ का ही दूध ज्यादा बेहतर है ना? यस यस यस, माँ का दूध सबसे बेस्ट है और वही देना चाहिए, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन कब? जब कुछ प्रॉब्लम होगा, जैसे माँ को कोई प्रॉब्लम है और उसमें दूध नहीं आ रहा है, तो उस वक्त आपको देना है। और अगेन नेक्स्ट फीड में आपको माँ का दूध ही ट्राई करना है, हर 2 घंटे पे। इनफैक्ट माय हस्बैंड डॉक्टर सोहेल इनामदार, वो पीडियाट्रिशियन है, और उनका मेन कंसर्न यही होता है कि हर 2 घंटे में फीड कराना है। फीडिंग के टेक्निक्स भी होते हैं, राइट साइड में, उसके 2 घंटे बाद लेफ्ट साइड में, देन अगेन राइट साइड में। एक बार एक इसमें नहीं, दोनों साइड से पिलाना ऐसा भी नहीं, ये भी टेक्निक है। यस, जो सबसे बड़ी गलती करते हैं कि एक टाइम में लेते हैं और दोनों साइड से फीडिंग करवाते हैं। नो, रॉन्ग। क्योंकि स्टार्टिंग का बच्चा दूध प्यास बुझाने होता है, हाइंड मिल्क की कंसेप्ट है, तो एक टाइम में एक ही साइड का फीड करना, दिस इज अ टेक्निक। सेकेंड थिंग, उसका सर भी ऊपर की तरफ होना चाहिए, जिससे कि उसे हाजमा हो। डकार लेना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जो लोग लेते नहीं है, बोले 10 मिनट लगाता है, 15 मिनट लगाता है, पर नो, वो चाहे 20 मिनट क्यों ना लगाए, आपने डकार लेना ही लेना है। अच्छा, यस, उसका जब तक पेट ना भरे, हजम ना हो, वो खुश नहीं रहेगा। यस, बराबर। ये हर मम्मी को मालूम होना चाहिए।
जी। चलो बहुत ही अच्छी बात पता चली है ना। डिलीवरी तो बड़ी मुश्किल हो गई है, अब नॉर्मल तो सुनने में आता ही नहीं है। अच्छा, ये नॉर्मल सुनाई नहीं देता है आजकल, सारे ऑपरेशन ऑपरेशन, इसकी भी क्या वजह है? देखिए अब ऐसा नहीं है, कॉम्प्लिकेशंस जब ज़्यादा सीजरियन करने की जो वजह है वो 4-5 है गिनती के, जिसके अंदर कभी पानी एकदम पूरा फुल ड्राई 0% वाटर, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरा, बेबी की पोजीशन एबनॉर्मल, नॉर्मल पोजीशन कब, जब सर नीचे और पैर ऊपर, इसके अलावा जो भी पोजीशन है वो सब एबनॉर्मल में आता है। अच्छा। कभी पीठ होती है, कभी पैर होते हैं। हम्म। थर्ड थिंग ऐसा होता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा, हैवी, अच्छा। ओवरवेट होता है, अच्छा। माँ के बचलाने की भी निकलने की कैपेसिटी से ज्यादा, नहीं, ये बराबर। वाला। हाँ। और ये मोस्टली डायबिटिक पेशेंट्स में होता है, ये वाले। तो ऐसे गिने चुने, और या फिर कुछ डिस्ट्रेस में, मतलब बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो गया जिस वजह से, या फिर माँ का बीपी बढ़ गया, शुगर बढ़ गया, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉब्लम हो गई है, और इन सब चीज़ों की वजह से फिर हम ऐसा हो जाता है कि बेबी की हार्ट बीट्स कम हो रही है, तो उसे बचाने के लिए, डिस्ट्रेस में जब है बच्चा, तो बचाने के लिए माँ का सिजरियन करना पड़ता है। बट एक गिने चुने कुछ रीजंस के अलावा आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से नॉर्मल डिलीवरी ही होती आ रही है, और अभी भी होनी चाहिए। प्रॉब्लम अब ये आता है, आप मुझे पूछोगे कि एक्सरसाइज अब आप बता रहे थे कि करना है, पर हम एक्सरसाइज कहाँ कर सकते हैं प्रेगनेंसी में? नहीं, एक्सरसाइज रहती है, ब्रीदिंग टेक्निक्स होते हैं, एक्सरसाइजेस भी होते हैं, और इसके साथ में ये अब, पहले ज़माने में जो एक था ना पूरा काम लेडीज़ का, जैसे वो कूटना था, क्या क्या था, फिर घर में काम होता था, दिन भर झाड़ू काम मारी होता जाती था। थी, जमीन पोंछा जाता था, कपड़े रस्सी से उतारना, यस घड़ी यस। करना, पूरी एक्सरसाइज हमारी होती अब थी। ये आप अब तो डेली कुछ करते थे। हम्म, अब क्या होता है, 9वें महीने में, 7वें महीने में बेटियां आती, या फिर वो होता डिलीवरी का, बोलते 9वां महीना आ गया, झाड़ू पोछा करो, नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नहीं, बिकॉज ये एक रेजिम होता है। अभी आप जो कूटते हो, कुछ मसाला कूट, आप मिक्सर यूज करते हो या खलबत्ता यूज करते हो? मिक्सर यूज करते हो। मिक्सर यूज करते कुछ चीज अगर आपको बनाना है, दही बनाना है, तो आप वो छाछ फेंटते हो, या फिर घर में बना लेते हो, सही। टेक्निक्स है बहुत सारी। हाँ, तो ये जो जमाने भर पहले काम करते थे, ये बॉडी की एक्सरसाइजेस होती थी, अब अच्छा। नहीं होती। अब हम नहीं करते, और करना आई डोंट थिंक ये फिजिबल भी है, अच्छा, ये सब चीजें ये तो होती है। हाँ, चलो ये बहुत अच्छा। और एक सुनाई देता है, केस खराब हो जाता है, अरे वहां पर गए, डॉक्टर अच्छे नहीं थे, तो ये डॉक्टर को बदनाम कैसे करते हैं, या हम कुछ गलत करते हैं कि वक्त पर नहीं जाते हम, ऐसा कुछ है? देखिए, डॉक्टर जब बनते हैं ना, तो मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कितनी शिद्दत से पढ़ाई करना पड़ता है पहले सीट मिलने के लिए, फिर इतनी पढ़ाई, खर्चा, हॉस्पिटल, आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने लाइसेंस और हमें क्या क्या कुछ नहीं जमा करना पड़ता। तो अब कोई भी डॉक्टर जो है, तो वो अपने कोई भी पेशेंट को बैड करना तो नहीं चाहेगा, है ना। हर कोई चाहेगा कि मेरे हॉस्पिटल से पेशेंट आ रहा है, हंसते हंसते जाए, केस सक्सेस होके जाए। बट अगर कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं पेशेंट्स का भी प्रॉब्लम होता है, तो जब वो आते हैं तो कॉम्प्लिकेशन लेकर ही आते हैं। जैसे ब्लीडिंग टेंडेंसीज है, बीपी ज़्यादा बढ़ गया है, शुगर बढ़ गई है, आप घर में जाके पानी पूरी खाओगे, बर्गर खाओगे, तला हुआ पकौड़ा खाओगे, सब खाओगे, और बोलोगे कि नहीं हमें कुछ नहीं होना चाहिए। नहीं, ये ऐसा नहीं होता। आपको अगर प्रॉब्लम है, बीपी की प्रॉब्लम है, आपको ऑयली फूड, मसाले के फूड कम करना ज़रूरी है। अगर आपको शुगर है, तो आपको शुगर की चीज़ें जो है, जो शुगर बढ़ाने वाली चीज़ें, इसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आपको प्रॉपर डाइट होता है जो आपके डॉक्टर्स देंगे, आपको जहाँ से कंफर्टेबल होगा वो, वरना वी आर योर फॉर यू। मैंने आपके लिए गिफ्ट लाया बहुत है। अच्छा। यस, अरे वाह। अब उसको मैं पार्ट में लूंगी। दिस इज समथिंग प्रेगा केयर। अच्छा, प्रेगा केयर। यस, जो मैंने आपको बताया था, दिस इज अ पोर्टल ऑनलाइन प्रेगनेंसी केयर, जिसमें आप ऑनलाइन कंसल्टेशन भी कर सकते हैं हमसे, प्रेगनेंसी के रिलेटेड, गायनेक के रिलेटेड, और ये सिर्फ वुमेन के लिए है। तो आपके सब जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उस पर सॉल्व हो जाएंगे। आप पैकेजेस ले सकते हो, हमसे जुड़ सकते हो कंटिन्यूसली, हम वी विल बी विद यू विद एवरी स्टेप ऑफ खाना तो हो प्रेगनेंसी। गया, अब मिठाई खा रही हूँ, और थोड़ा सी अखरोट खा, दिमाग ताज़ा करना बहुत ज़रूरी है, तेल डालना पड़ता है दिमाग में। और उसके बाद यहाँ का तो है ना, जिंजर सोडा भी बहुत ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही अच्छा, पीने से अपने पेट के लिए भी बहुत अच्छा है ना डॉक्टर हीना, यस यस पीने से यस। बहुत ही अच्छा है। और जैसे कि हम लोग डॉक्टर हीना से बात कर रहे हैं, तो मुझे एक टॉपिक और याद आया पेरेंटिंग के लिए। जैसे कि बेबी तो हो जाता है, वो 9 महीने भी लड़कियों के लिए बड़े मजे के दिन गुजरते हैं, इंजॉय करते हुए, आराम करते हुए, और बर्गर और पिज्जा खाते हुए। बर्गर और पिज्जा नहीं खाने का 9 महीने, अच्छा अच्छा हेल्दी फूड खाने का रहता है अपने को। और दूसरा, बेबी होने के बाद में माँ बाप का क्या रोल आता है बच्चे के लिए, ये जानेंगे हम लोग। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। अब इसमें ऐसा होता है कि एक वाइफ मदर बन गई है, एक हस्बैंड
फादर भी बन गए हैं। अब रोल आता है फादर का। फादर जो है तो उन्हें मैनेज करना है एक मदर को और एक बेबी को। बेबी बढ़ता भी है, बेबी सुनता भी है, बेबी समझता भी है। बेबी खैर 7 मंथ प्रेगनेंसी से ही सुनना शुरू हो जाता है। अच्छा। तो प्रेगनेंसी में जो फादर ज्यादा क्लोज होते हैं मम्मी के या अपने वाइफ के, बच्चे तो उनके पास जाने ही वाले हैं। बट अब डिलीवरी के बाद में भी यू विल हैव टू गिव अ स्पेशल टाइम टू द बेबी। बेबी की परवरिश में, लड़का हो लड़की हो, बेबी कोई भी जेंडर मैटर नहीं करता। फादर इज इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट। जितना वक्त, जितना टाइम, जितना एनर्जी फादर बेबी को इन्वेस्ट करेंगे, उतने बच्चे कॉन्फिडेंट रहेंगे, सिक्योर रहेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ में ज़रूर कुछ ना कुछ करेंगे। माँ तो हमेशा साथ में रहती है, माँ का स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी है। फादर सिर्फ लव करे और उनको एनर्जी प्रोवाइड करना है। मदर ने उन्हें लव, डिसिप्लिन, स्ट्रिक्ट माँ ने स्ट्रिक्ट रहना ज़रूरी है, डिसिप्लिन ज़रूरी है। उनका खाना पीना न्यूट्रिशियस रहे, इस बात की जिम्मेदारी भी मम्मी की ज़्यादा होती है, तो वो भी रहना ज़रूरी है। यस, मम्मी के, अपने वाइफ के और बच्चे की माँ के हर डिसीजन में जो कि वो स्ट्रिक्टली और बहुत सोच समझ के लेती है, फादर का उन्हें साथ देना ज़रूरी है। ना कि उन्हें और डिमोटिवेट करे कि आप ये क्यों दे रहे हो, हम दे सकते हैं। आप दे सकते हो, पर माँ वही खिलाएगी जो बेबी को अच्छा है, बेबी के लिए अच्छा है, बेटियों के लिए अच्छा है। बिकॉज अगर गलत खाना खाएंगे तो आप देख रहे हो आजकल बहुत सारे प्रॉब्लम्स शुरू हो रहे हैं, जैसे कि स्टमक कैंसर्स हो रहे हैं, बहुत सारे बीमारियां लगी हुई है आउटसोर्स खाने की वजह से। लड़कियों को पीसीओडी जैसी चीज़ें हो जा रही है। अब पीसीओडी बहुत बड़ी चीज़ है। सो अगर आप चाहते हो कि आपकी फैमिली बॉन्ड, आपकी फैमिली हेल्दी रहे, तो आपने आपका काम डिवाइड करना है। फादर का अपना रोल होता है, मदर का अपना रोल होता है। माँ को स्ट्रिक्ट रहने दीजिए और फादर ने अपना पूरा लव, एनर्जी और जो भी उनका सोर्स है वो पूरा बच्चों के लिए इन्वेस्ट कीजिए। और ये ऑक्सफर्ड का भी यही कहना है। ये तो अभी डॉक्टर ने बताया कि ये सारी चीजें, मेरी लैंग्वेज में अगर मैं बोलूँ तो फादर जब अब्बा बन गए हैं तो अब अपनी बीवी को, जैसे कि प्रेग्नेंट के पहले, बच्चा होने के पहले वो एक बीवी रहती, बाद में एक माँ बन जाती, तो माँ का ख्याल बहुत ज़्यादा रखना चाहिए। क्योंकि घर का माहौल, अगर माँ का ख्याल ज़्यादा रखेंगे तो माहौल में बहुत ज़्यादा तब्दीली आने वाली है और बच्चा वही देखेगा, वही सुनेगा जो आप घर में आने के बाद में करोगे। और उसके बाद जब वो बढ़ता है तो वही सुन सुनकर, वही देख देख के बढ़ता है। तो कहीं वो तीसरे रास्ते पे ना चला जाए, उसका दिमाग कहीं चेंज ना हो जाए। इसके लिए घर के माहौल को बड़ा खुशगवार बनाना चाहिए। मेरे को तो एक ही चीज़ मालूम है, बहुत अच्छा और खुशगवार माहौल बनाओ ताकि बच्चे हमारे ही रहे, सिर्फ हमारे, है ना। हम जो करें, हमको उनको बोलना नहीं पड़ेगा एक बार कि अरे भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो देख कर ही कर रहा है। उनके अब्बा ने क्या करे वही वो करने वाला है। तो मेरा तो यही ख्याल है। और जैसे कि डॉक्टर ने भी बताया कि बाप का ज़्यादा रोल रहता है मोहब्बत देने में, और मम्मी अगर सख्त है तो, और अच्छा, अब्बा ने ये भी नहीं बोलना चाहिए कि हाँ तुम्हारी मम्मी ऐसी है। ये भी एक हर घर में देखा गया है। जैसे कि दादी के भी बारे में बोलूँगी या नानी के भी बारे में बोलूँगी कि अगर मम्मी की शिकायत बच्चा करता है कि दादी नानी देखो ना, तो ये नहीं होना चाहिए कि हाँ तेरी मम्मी वैसी है। उनको ये बताओ कि नहीं, तुम गलत कर रही थी या कर रहा था, मम्मी ने सही किया। मम्मी के खिलाफ अपने बच्चों को बिल्कुल भी नहीं भड़काओ। नानी को भी बोलूंगी और दादी को भी बोलूंगी। ख्याल तो सभी रखते हैं, लेकिन मालूम नहीं है कि कैसा रखा जाए। जैसे ही कुछ देख रहे वीडियो, कुछ डाल रहे, नहीं डाल रहे, लगा रहे हैं, वो अच्छा है। तो असल स्किन केयर किस तरह होती है, मेरी तो समझ में ये आता है कि खुश रहने से चेहरा चमकता है। लेकिन अभी हम डॉक्टर से जानेंगे कि स्किन केयर का ख्याल हम कैसे कर सकते हैं। I'll give you one thing. हाँ, अरे वाह, बहुत ज़्यादा आपके शुक्रिया। लिए। और बहुत सारे इसमें तो पाउच है, यस, ये देखेंगे है। हम। हाँ ये स्क्रब्स एंड फेस पैक्स है जो हाँ। कि ऑथेंटिक है, 100% नेचुरल, 100% क्रुएल्टी फ्री, प्लांट बेस्ड, केमिकल फ्री, हैंडमेड है। और ये आयुर्वेदिक कंटेंट्स हैं जो कि बहुत सिलेक्टिव हैं और फॉर्मुलेटेड बाय डॉक्टर हैं। तो इन सब के पर स्टडीज़ किए हुए हैं, बट ये जिस तरह से फॉर्मुलेशंस में किया हुआ है। आप इसको ऑर्डर करते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे आप कॉल करके ऑर्डर करके भी आप इसे मंगवा सकते हैं। अब इसको लगाने के लिए स्क्रब है, फेस ऑयल है, फेस पैक है और फेस योगा है। फेस योगा जो होता है तो एक्सरसाइज ऑफ, आपने सुना होगा बॉडी योगा में एक्सरसाइज होता है बॉडी टोन करने के लिए। तो फेस योगा का काम होता है फेस को टोन करना, जैसे फेस रिंकल्स। योगा कैसे कर सकते हैं ही ना। यस, फेस योगा, उसमें एक्सरसाइजेस होते हैं, मसाजेस होते हैं, आपके यहाँ के जो रिंकल्स हैं वो चले जाएंगे,
ये वाले फाइन लाइंस के रिंकल्स चले जाएंगे, आपके चीक्स जो ड्रूप होते हैं वो भी ऊपर हो जाएंगे। मेरा कुछ हो सकता है? ऑफ कोर्स, हाँ। यस। पर सिर्फ इतना है कि आपको उसे रोज रिपीटेड करना पड़ता है, जिससे कि आपको इसका इफेक्ट, जॉ लाइन पता है आपको, हाँ। इतनी प्यारी प्यारी जॉ लाइन हाँ। दिखती है जो एक्टर एक्ट्रेसेस का, हम्म। दैट इज ऑल फेस योगा। फेस योगा बहुत सिंपल है, 5 मिनट रोज सुबह, 5 मिनट शाम कीजिए एंड यू विल गेट द डिजायर्ड फेस। आप आपका ये फैट्स भी कम कर सकते हो, आई का चश्मा भी कम कर सकते हो, डार्क सर्कल्स, एंड यू कैन मेक योर फेस ग्लो एंड ग्लो अरे बहुत वाह, ज्यादा। चलो योगा के लिए तो मैं तुमसे जुड़ूंगी, तुम लोग भी जुड़ सकते हैं। बात हाँ, बात में तो एक- हम ही एक- डॉक्टर हिना। एक और बात, हाँ। फेस योगा प्लस फेस पैक ये लगाते हैं तो हम सब बाहर से, बट खाना भी तो वैसा चाहिए, है ना। बायोटिन रिच, जिंक रिच, मिनरल रिच, मैग्नीशियम रिच, क्या खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, क्या क्या इंक्लूड करना है। स्पेशली स्पेशली जैसे ब्राइडल के लिए फेस पैक है हमारा, तो ब्राइडल के डाइट भी है, प्री ब्राइडल जो 1 मंथ डाइट करो उसके हिसाब से खाओ, तो आपकी स्किन इंटरनली ग्लोइंग, पिंकिश और ब्यूटीफुल लगेगी। तो आपके दिन तो एक दिन की दुल्हन नहीं रहोगे, आप तो हमेशा की दुल्हन बन ये जाओगे। तो बड़ी अच्छी काम की बात बताए कि शादी के पहले 1 महीना आप ये सारी चीजें शुरू कर दो, तो फिर तो हमेशा एकदम खूबसूरत और अच्छी स्किन के साथ में वो होगा। और जिससे कि खाना, डॉक्टर मैं तो खाना ऐसा है कि जब मैं घर में बैठती हूँ ना, काम की तो वो हूँ मैं कि काम में मैं गुम होना चाहती हूँ, लेकिन जब अगर कुछ वक्त मैं घर में रहती हूँ तो टेबल पे जो कुछ रहता है छोटा छोटा खाती रहती और फोन पे बात करती रहती हूँ। तो क्या वो मेरे लिए भी सही है कि मैं वजन बढ़ा रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, आपको सिलेक्टिव एक बताया जाएगा क्या चीजें आप पकाते पकाते भी खा सकते हो। टमाटर तो बहुत कॉमन है ना, जो आप हाँ, कट करके हर खाती सब्जी हूँ में, मैं बहुत। टमाटर पकाते पकाते टमाटर खा लो। हाँ। आप तो किचन की आप क्वीन हो, हर औरत किचन की क्वीन होती मैं है। नहीं हूँ, मैं क्वीन नहीं हूँ। बड़ा गुस्सा आता है खाना बनाने के लिए, गुस्से गुस्से में मैं किचन में जाती हूँ। ये सही बात है, बिल्कुल पसंद नहीं खाना बनाने का काम। बिजनेस करने का काम में 1 नंबर, खाना बनाने का, ऑफ कोर्स किचन ऑफ में कोर्स ऑफ जाना कोर्स, नहीं बिल्कुल नहीं बट पसंद हमें है। तो कोई रोक टोक है नहीं जाने नहीं है। की, नहीं है रोक टोक, और किसी को भी नहीं, आज का जमाना वो है नहीं कि किसी को कोई खाने से रोक टोक। तो आप आपका एक डब्बा ड्राई फ्रूट्स का, जो हम बताएंगे कैसे खाना है, कितना खाना है। अच्छा, उसकी भी लिमिट होती है? यस, ऐसे बैठे बैठे नहीं खा सकते उसे भिगा कभी के, भी? उसे ड्राई फ्रूट्स और सीड्स हमेशा भिगा के ही खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो ऑयल्स होते हैं वो रिलीज होंगे तो उसका फायदा मिलेगा, अदरवाइज नहीं। हर चीज के फायदे हैं, लेकिन तरीके से खाना चाहिए। हम तो लिए प्याली में कोई भी टाइम खा रहे, चबा रहे, निगल रहे, चबा भी नहीं रहे, निगल रहे, है ना। तो ये तो कोई मतलब नहीं, वो हर चीज का तरीका है। अगर हम अपनी जिंदगी में तरीका अपनाते हैं, है ना, सुनना, और अगर सुन्नत तरीका अपनाते हैं तो सवाल ही पैदा नहीं होता हम कहीं फेल जाने वाले हैं। तो हमको हर चीज का तरीका अपनाना है, हमारे अपने आप का ख्याल रखना है, हमारे अपने आप के लिए हमको वक्त निकालना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों? ऑफ कोर्स, है ना। ऐसे ही बच्चों के लिए भी डाइट है, बच्चों की भी डाइट, 1 साल से 2 साल के बच्चों को कैसे कन्वर्ट करना है, क्या क्या, वो तो इतना सही खाएंगे ना, इतना तो खाएंगे नहीं खाना। अरे नहीं, आजकल तो बच्चे इतना चाहे इतना मोबाइल हाथ में दो तो खाना खाते, और ये चीज मेरे को जरा भी नहीं पसंद है। क्यों नहीं एक टाइम टेबल बनाते हैं, क्या हमको 2.5 घंटे में या 2 घंटे में, न्यू बेबी को हमको 1.5 घंटे से शुरू करना है, न्यू बेबी को Of course. 1.5 घंटे में हमको फीड करवाना है। उसके बाद जब वो 3 महीने का होता है तब हमको 2 घंटे का टाइमिंग रखना है, फिर आहिस्ते आहिस्ते हमको 2.5 घंटा बढ़ाना है। तो वक्त के पहले हमने खिला दिया हमारे टाइमिंग पे तो वो रोना ही नहीं, Of course, है ना, of course, रोएगा जी। ही नहीं। आपको बेबी का भी ध्यान देना है, अपना भी ध्यान देना है, और मोबाइल के स्क्रीन टाइम का भी ध्यान देना है। अभी तो मोबाइल खुद बताता है ना, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, मतलब हम इस कदर टाइम में घूम जाते हैं कि वो भी टेक अ ब्रेक वाला आपको न्यूज देता है। तो मोबाइल तो मेरे ख्याल से बच्चों को देने ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। और आजकल मोबाइल में भी आ रहा है कौन बच्चे कितना गेम खेल रहे हैं और क्या कर रहे हैं, जो खतरे से खाली नहीं है बच्चों के लिए। हर वक्त झुके रहते, उनकी नसें सब ब्लॉक हो रही है, कुछ फायदा नहीं है। मोबाइल से दूर रखे, बाहर की एक्टिविटी जो पहले हम खेलते थे, कूदते थे, तो हमारी एनर्जी वो होती थी, है ना, पसीना निकलता था, हमारी नसें ढीली होती थी। अभी तो हम अपने आप को जाम करके हमारे बच्चों को बिठा दिए, मोबाइल लो और ऐसे बैठे रहो, कुछ फायदे का नहीं है। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैरिज के बाद, अभी पहले अगर कोई सिगरेट पीता है और फिर शराब पीता है, तो मैरिज के बाद क्या इफेक्ट, अच्छा है क्या बुरा है? ऑफ कोर्स बुरा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये शराब और सिगरेट तक पहुंचते क्यों है बच्चे जो अभी तो ये जेन अल्फा है, अभी जो पहुंचे हैं वो जेन जी वाले जनरेशन है, ऐसे तो ये क्यों पहुंचे इस हद तक,
यहाँ पे शुरुआत होती है पेरेंटिंग की। पेरेंटिंग कहीं ना कहीं ऐसा हो गया कि वो अपने काम में, अपने वर्किंग है, चलो कोई बात नहीं, पर जो एक घर का माहौल है, आपने कहा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, स्क्रीन टाइम बढ़ गया है मतलब पेरेंट्स भी स्क्रीन में बिजी है, बच्चे भी स्क्रीन में बिजी है। ठीक है, अगर हम उस स्क्रीन को साइड में रखें, अगर हम बच्चों से इन्वॉल्वमेंट लें, बच्चों से पूछे उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, तो शायद वो स्क्रीन टाइम भी कम हो जाएगा। माँ बाप का जैसे कि बच्चे आजकल मोबाइल में क्यों हैं, तो वजह तो वही है कि माँ बाप अब्बा भी जॉब पे से आने के बाद मोबाइल में बैठ जाते हैं, घर में सन्नाटा, अम्मी भी काम करके उस टाइम पे फ्री रहती है मोबाइल में, उसके बाद बच्चे भी ट्यूशन स्कूल से आकर मोबाइल में, तो ये कहाँ का इंसाफ हुआ। अरे बच्चों को टाइम दो, बच्चे तुम्हारे लिए घर में है, तुम बच्चों के लिए घर में हो, है ना। तो उनसे बात करो, आज क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो वो भी देख रहे हैं कि कोई कुछ सवाल पूछ रहा नहीं है, आगे बढ़ने वाली कोई बात नहीं हो रही है। जैसे कि अगर बच्चा बोलेगा आज मेरे को ये मार्क्स कम आए, ज्यादा आए, या जो भी कुछ है, आज ऐसा हुआ वैसा हुआ, उस पर माँ बाप बात करेंगे तो बात से बात बढ़ती है। एक चीज मालूम होती है बच्चे को कि अब्बा ने ये बोले, अम्मी ने ये बोले, तो वैसे बच्चा सीख कर आगे कुछ ना कुछ करता है। और आजकल ये भी देखने में आया है कि बच्चे जिद्दी हो रहे, पढ़ाई से हटते जा रहे, उनको इंटरेस्ट नहीं है पढ़ाई में, सिर्फ जिद, जो चाहिए तो चाहिए, उसके लिए क्या करें वो नहीं समझ में आ जी, रहा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब जो बच्चे हैं, अगर आप जैसे आपने कहा कि बच्चे घर में आ रहे हैं, वो स्कूल की बातें कुछ शेयर नहीं कर रहे, बिकॉज पेरेंट्स भी कुछ स्क्रीन के सामने है, तो बच्चों को लगता है स्क्रीन ही इंपॉर्टेंट है, वो भी स्क्रीन के सामने आ जाते हैं। पर बात यह है कि एक्चुअल में कोई भी फैमिली में पेरेंट्स या बच्चे जो भी करियर ओरिएंटेड जागते हैं, तो वो होते 10वीं और 12वीं के बाद। हाँ, पर 10वीं 12वीं के पहले तक वो लोग इस पर ध्यान नहीं देते, तवज्जो नहीं देते, पर ये गलत है। ये तवज्जो देना है क्लास 6 के बाद से। आपका बच्चा अगर आर्मी में जाना चाहता है, कोई सिविल सर्विस में जाना चाहता है, तो एनडीए का, एमपीएससी, यूपीएससी के बारे में बच्चे को बताइए। क्यों? क्या इतना छोटा नहीं है बच्चा? 10 साल का बच्चा आपकी हर बात, हर करियर ओरिएंटेड, हर बिजनेस समझ सकता है। आप बताइए उनको, उनको आप उसकी तरफ राब्ता कीजिए, उसकी तरफ बढ़ाइए। आप उनकी सोच, उनकी समझ को आप डाइवर्ट कर सकते हो, करियर ओरिएंटेड बना सकते हो। आप वो कीजिए तो आपको भी समझ में आएगा, उनको इम्पोर्टेंस समझ में आएगी। और जब उनके सामने एक एम होगा, अगर आपको बच्चे को डॉक्टर बनना है तो नीट की तैयारी करना है, आपके बच्चे को इंजीनियरिंग या एनआईटी और बड़े बड़े कॉलेजेस में जाना है, तो उसको पहले से जेईई के बारे में मालूम होना चाहिए, उसका सिलेबस क्या होता है, उसमें सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। अगर आपके बच्चे को ये सब चीजें पता हो, तो उसको एक लाइन, एक डायरेक्शन ऑफ मिल जाती है, जिससे कि वो आगे बढ़ने की इसमें उसे आसानी होती है। जब उसे रास्ता आप दोगे ही नहीं, तो वो रास्ता कैसे चुनेगा, जबकि वो आपसे इतना छोटा है कि उसे कुछ पता ही नहीं सही और गलत के बारे में। तो जब आप उस बारे में सोचते हो, बहुत वक्त निकल जाता है, और फिर वो वक्त मिलता है, जो भी उसकी सोच समझने की कैपेसिटी है, वो गलत रास्तों पे जाके गलत रास्ते आ ही जाते हैं सामने। और फिर बाद में एडमिशन्स नहीं हो रहे, डोनेशंस भरना पड़ रहा है, कॉलेजेस अच्छे नहीं मिल रहे, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे, दोस्त, एनवायरनमेंट सब खराब हो रहा है, और फिर यहाँ से शुरू होती गलत सोबतें। अब तो और क्या सुनना बाकी है, यही सारी वजह है। और देख देख के तो आजकल के माहौल को देखकर बड़ा टेंशन आता है। बच्चे हो या यंग बच्चे हो, लड़के लड़कियां भी कुछ कम नहीं है, बड़े होकर भी बहुत सता रहे। तो ये लड़के और लड़कियों को भी क्या बोलूं, अभी जैसे कि मैं, अभी जैसे कि हमारी तो डॉक्टर की बात हो रही है पेशेंट के मुतालिक, है ना, हर बात के मुतालिक। मैं रिश्तों के भी बारे में बोलूंगी, जैसे कि मैं रिश्ता हीरा भी कर रही हूँ, मैं रिश्ता नहीं जमाती हूँ, मेरा ये काम रिश्ता जमाने का नहीं है। मैं मम्मी लोग की परेशानी को देखते हुए एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार करी जहाँ पर मम्मी लोग एक दूसरे से मिलकर खुद ही बात करेंगे, खुद ही अपना पसंद के दामाद या बहू देखकर फोन में ही एक दूसरे को अपनी प्रोफाइल बच्चों की बताना है। बस एकदम आसान तरीका है, और रजिस्टर करके आना है वहाँ पर। वहां से अगर रिश्ता लगता है तो कोई पैसा नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखने में आए रिश्ता हीरा करने से कि लड़कियां बहुत ज्यादा हो गई है, लड़के बहुत कम हो गए। तो मैं लड़के वालों को भी बोलूंगी, है तो छुपो मत, डरो मत, अच्छी अच्छी लड़कियां अच्छे अच्छे खानदान की है। और अगर नहीं है तो ये अल्लाह की क्या मसलिहत है कि क्यों नहीं है, लड़के रजिस्टर क्यों नहीं हो रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर एजुकेटेड लड़कियां और लड़के दोनों भी आ रहे हैं। तो लड़के वालों को बोलूंगी कि आप भी रजिस्टर करवाएं। 8 नवंबर को हमारा मजाली बैंक्वेट में हमारा इवेंट है, तो जरूर कराए। और लड़की की अम्मी को भी बोलूंगी मैं कि बस सिर्फ पढ़ा रहे, पढ़ाई के चक्कर में एज 42 45 हो रही है, पता ही नहीं चल रहा है क्या एज है 30, क्या एज है 35। तो इतनी लड़कियों की उम्र बढ़ कैसे रही। पढ़ाए ठीक है, लड़कियों को तो पढ़ाना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन इतना भी मत पढ़ाओ कि उसकी शादी से वो रह जाए।
अब जी। इतनी उम्र के बाद में मसले हो रहे हैं शादियों के। कम उम्र की लड़कियों को तो लड़के नहीं मिल रहे, तो एज होने के बाद कितना मसला हो रहा है। अल्लाह ताला सब बच्चों के लिए आसानी करे, दिल से सबके लिए दुआ है। लेकिन लड़कियों की पढ़ाई 10वीं हुई ना, रिश्ता देखना शुरू करो। ऐसा नहीं कि खड़ा है और तुमको निकाह ही करना है ना। रिश्ता देखना शुरू करो, कहीं ना कहीं अच्छा मिलेगा, बिस्मिल्लाह कर देने का। और शादियों का सीजन है, शादी को आसान बनाओ। वीडियो बना रही हूँ, सलमान यहाँ पे मेरा शूट कर रहा है और इशारे में मेरे को बोल रहा है मेरी 10वीं होके जमाना हुआ, मेरे लिए कब ढूंढ रहे। अब मैं चलो यहाँ मैं दूसरे को ताकीद कर रही हूँ, ये मेरे को इशारा कर रहा है कि मेरे लिए लड़की ढूंढो, तब ढूंढने का काम शुरू कर दी। वो ये नहीं देख रहा है कि मेरे ऊपर बड़ा भाई अब्दुल बाकी भाई है, उसकी होने के बाद तेरा भी नंबर लगेगा, फिक्र मत कर। चलो अब थोड़ा सा वॉक करेंगे, बहुत खाना हो गया, बहुत बातें हो गई। जी, जी। अब कुछ चलते चलते अब निकलते हुए कुछ दो बात करेंगे इंशाल्लाह, और भी बहुत सारी टॉपिक हमारे पास है। तो मैं तो ये भी जानना चाहूंगी ही ना कि जैसे कि आजकल ड्रग बहुत चल रहा है ना। जी। तो शादी के बाद ड्रग पीते हैं, उसके बाद बेबी होता है, तो क्या प्रॉब्लम आ सकती है? अरे ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि कैसा है, जब बेबी प्रेगनेंसी रहती है तो उसके अंदर डैड ने और मदर ने दोनों को अल्कोहल स्टॉप करने के लिए बोलते हैं, स्मोकिंग स्टॉप करने के लिए बोलते हैं। हाँ। तो ड्रग्स तो बहुत आगे की बात हो गई। अरे बाप रे। अब इस सब चीज़ों का असर मेडिकली भी और हर तरीके से बच्चे पे होने ही होने वाला है। अब ऐसा बच्चा अगर एबनॉर्मल भी हो गया तो आप क्या करोगे, संभालोगे? आपको संभालना तो पड़ना ही वाला है। अच्छा। अरे वाह, बाहर तो और अच्छा लग रहा है। वाओ, ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लग रहा है बाहर। तो बहुत ये खूबसूरत है। हाँ, शादी के लिए जैसे कि ड्रग का बोलते हैं, जी तो बेबी के लिए तो खतरनाक साबित होगा। जी, बेबी भी 100%। कहीं ना कहीं बर्दाश्त करेगी, कहीं ना कहीं परेशान होगी, उससे बच्चे पर असर होगा, घर के माहौल पे असर होगा। जी तो इसके लिए ना मैं एक मैसेज देना चाहूंगी कि अभी रिश्ता हीरा करने से, और वो नहीं भी करती तो बहुत सारी चीजें मालूम पड़ रही है कि जैसे लड़का अगर ड्रग ले रहा है, माँ बाप को मालूम है, या उसकी लाइन कुछ गलत है, वो भी माँ बाप को मालूम है, लेकिन रिश्ता कर लेते हैं कि नहीं लड़की आ जाएगी तो मेरा बेटा सुधर जाएगा। आपको क्या पता वो सुधर जाएगा या नहीं। तो आप एक रिस्क ले रहे हो, एक लड़की की जिंदगी दाव पे लगा रहे हो, है ना। उसकी जिंदगी, अगर बेटा नहीं सुधरा, ड्रग नहीं छोड़ा, या कुछ उसी गलत लाइन है वो नहीं छोड़ा, तो लड़की की जिंदगी तो गई बेचारी, उसका क्या। तो लड़के से पहले पूरी चीजें छुड़वाओ, तब लड़की देखो। मत ये सोचकर करोगे लड़की आने के बाद बीवी आ जाएगी ना सुधर जाएगा, नहीं। और वो लड़की क्यों सुधारेगी जब 25 साल आप नहीं सुधार पाए। तो अब वो लड़की को लाकर उस पे थोप देना कि भाई अब तू सुधार मेरे बिगड़े हुए बेटे को, ये कैसा है। तो मेरे बिगड़े हुए बेटे को वो क्यों सुधारेगी, माँ का काम है सुधारना, ठीक है। जी, और अगर इसमें ऐसा हुआ प्रेगनेंसी रह जाती है, बच्चे को प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? देखो ना, और अब नॉर्मल बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, ऑफ कोर्स हो सकते हैं, तो उसका क्या। इसका क्या? तो देखो ना, एक शादी कितने गुनाह को, ऐसी गलत शादी कितने गुनाह मतलब करवा रही है, और कितनी परेशानी जी मोल ले रही है कि बीवी की भी, बेटी की, जिसकी भी बेटी आती उसकी भी जिंदगी खराब, आने वाले बच्चे की जिंदगी खराब। तो प्लीज ऐसा मत होने दो अपने बेटे को। अगर ऐसी कुछ आदतें हैं तो उसको वो आदतें पहले छोड़ने दो जब लड़की ढूंढो। और दूसरा भी बहुत सारा टॉपिक है, पीसीओडी, बाप रे, ये तो सुन सुन के मैं थक गई। पहले तो कुछ भी नहीं था। शादी के बाद में बहुत सारे आए होंगे आपके पास में हाँ, कि शादी के पहले भी, अभी आ तो सब लोगों को है। हाँ, नहीं, पीसीओडी जो है तो वो एक्चुअली 15 साल से 40 साल की उम्र तक के सब वुमेन्स में दिखाई दे रहा है। हाँ ना। हाँ, और हर एज में ट्रीटमेंट अलग होती है। अच्छा। पीसीओडी हार्मोनल प्रॉब्लम है, हाँ। जो कि अंडा बनना नहीं, फिर यहाँ पे पीरियड्स नहीं आना रेगुलरली, वजन बढ़ना। दुबले पतले हैं उनको भी पीसीओडी है, ऐसा नहीं है कि वजन बढ़ा हुआ है तो पीसीओडी है। दुबले पतले होंगे तो उनको भी पीसीओडी है। इसके लिए जिम्मेदार है चेंज इन लाइफस्टाइल, जो लाइफस्टाइल चेंज हुआ है, खाने पीने का तरीका चेंज हुआ है, रहने उठने बैठने का, सोने का तरीका, स्लीप्स, लेट सोते हैं लेट उठते हैं, ये सब चीज़ें इसके लिए जिम्मेदार है। तो पीसीओडी के ट्रीटमेंट में 4 पॉइंट्स है। एक तो डाइट, एक्सरसाइज, वेट लॉस और प्रॉपर डॉक्टर्स कंसल्टेशन एंड ट्रीटमेंट। देखो,
हर चीज़ में डॉक्टर से राब्ता करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर के बात पर ही राय मशवरा करके आप लोग ट्रीटमेंट करें, ताकि आपका इलाज लड़कियों का अच्छे से अच्छा हो जाए। और हर चीज़ का इलाज है ना, हर चीज़ का, कोई चीज़ नामुमकिन तो है ही नहीं, हर चीज़ का इलाज है। और पीसीओडी में ऐसा होता है कि हर एक का ट्रीटमेंट डिफरेंट, शादी से पहले डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, शादी के बाद डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, 30 साल के बाद में डिफरेंट ट्रीटमेंट होता है, अगर उनके से प्रेगनेंसी नहीं रह रही उनके लिए डिफरेंट ट्रीटमेंट है, अगर 2 बच्चे हो गए उसके बाद भी पीसीओडी है तो उसका डिफरेंट ट्रीटमेंट। बच्चे हो गए इसलिए पीसीओडी को इग्नोर करना गलत बात है, इससे यूटेरस खराब हो जाते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, कैंसर तक की बारियाँ आती हैं। और बहुत से लेडीज़ तो अपने पर्सनल प्रॉब्लम, वाइट डिस्चार्ज जैसे प्रॉब्लम और बहुत सारे इधर पर्सनल प्रॉब्लम भी दिखाते नहीं है, बोलते नहीं हमें अच्छा नहीं लग रहा, उनको लगता है कि हम ये बात कहेंगे तो हमारे फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, बट ये गलत है। आप ट्रीटमेंट कीजिए, ट्रीटमेंट ना करने पर इसके बहुत सारे बहुत ज़्यादा वर्स इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और आप कैंसर जैसी बीमारियों में कब मुब्तला हो जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब भी आपको प्रॉब्लम है, कुछ भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ अपने डॉक्टर से रब्ता करें, अपनी तबीयत पे ध्यान दें, अपने डाइट पे ध्यान दें, अपने खाने पे, अपनी सेहत पे ध्यान दें, क्योंकि अगर आप अच्छे हो, आप सेहतमंद हो तो आपकी फैमिली सेहतमंद है। तो बहुत अच्छी बात बताई डॉक्टर हिना ने। पहले अपने आप का ख्याल रखना, ये तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा वक्त अपने लिए निकालो, पिकनिक जाओ, घूमने फिरने जाओ। और सबको बोलूँगी, हस्बैंड वाइफ को, यंग कपल को, क्या बूढ़े कपल को भी, कि थोड़े थोड़े दिन में, साल में 2 बार तो अपनी बीवी को घुमाने ज़रूर लेकर जाए। अगर नहीं लेकर जाएंगे तो वो बीवी ना अंदर ही अंदर घुट घुट के चिड़चिड़ी हो जाएगी। चिड़चिड़ी होगी तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा झगड़ा करेगी। झगड़े में घूमने की बात आएगी तो लड़का पकड़ लेगा, या आदमी पकड़ लेगा, या बूढ़ा शौहर भी पकड़ेगा कि तू तो झगड़ा ही करती रहती है। तो भाई थोड़ी चिड़चिड़ी तो होगी ना। इससे एक फॉर्मूला है। हाँ, देखिए, जब शादी होती है, काउंसलिंग है ये, जब शादी होती है 1 साल के लिए लड़का, आप अपना जॉब कंटिन्यू कीजिए, आपकी फैमिली कंटिन्यू कीजिए, बट आपका फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड जोन, दोनों ने भी, हस्बैंड ने भी, वाइफ ने भी 1 साल के लिए सेपरेट रखना है और पूरा वो क्वालिटी टाइम अपनी वाइफ को दे और हस्बैंड को दो। आपस में फ्रेंडशिप करो, स्मॉल डेट, अगर वक्त कम है तो स्मॉल डेट्स पे जाओ, कॉफ़ी डेट पे जाओ, घूमने जाओ, जब भी टाइम मिला घूमने जाओ। 1 साल, सिर्फ 1 साल आप पूरा एक्सप्लोर कर लो दुनिया को और एक दूसरे के साथ में रहो, आपकी अच्छी बातें, बुरी बातें। जब आप एक दूसरे के परफेक्ट फ्रेंडशिप बन जाओगे तब फिर आप अपने फैमिली लाइफ में जा सकोगे एक दूसरे को अच्छे से जानने के बाद। सो वहाँ पे होता है कि आप इमोशनली भी अटैच हो जाते हो और बहुत सारी चीज़ें जो आपको समझना है वो भी समझ में आ जाती है। आई थिंक वो एक सक्सेसफुल शादी का मंत्रा है। बिल्कुल सही बोले। जैसे कि नया दोस्त कॉलेज में बनता है, 4 दिन में वो नया दोस्त, फॉर्म लेने के लिए लाइन में तो खड़े हैं अलग अलग अनजान, वहीं पर पेन लेने देने में दोस्ती होती है। उसके बाद चलते चलते कहाँ रहता है तुम से तू पे आ जाते, उसके बाद तो रोज मिलने लगते, जिगरी यार बन जाते कुछ महीनों में। तो क्यों जिगरी यार बने हैं? क्योंकि रोज रोज मिल रहे, रोज रोज फोन पे बात हो रही। तो अपनी बीवी को और अपने शौहर को 1 साल, अगर जैसे कि डॉक्टर ने बताया 1 साल क्वालिटी टाइम दिया जाए। वो टाइम इसलिए कि एक दूसरे की पहचान हो, दोस्ती हो। जब इतनी दोस्ती हो जाती है गहरी कि हम हर चीज़ शेयर करते हैं, हर चीज़ बात करते हैं, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, समझ गए कि यही मेरा असली दोस्त है, बीवी या शौहर, तो फिर ये बहुत अच्छी बात है। ज़िंदगी की गाड़ी बिल्कुल आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी। उसको मुश्किल करने में कोई किसी का हाथ नहीं होगा। और अपने लड़कों को भी बोलूँगी, अपनी बीवी को बोलने के लिए किसी को खड़ा कभी मत करना। रिस्पेक्ट दो। रिस्पेक्ट तुम देंगे तो बाकी के लोग देंगे, तुम ही नहीं देंगे कि मैं तो बोल रहा हूँ तू भी आके बोल। अपनी बहन भी, अपनी अम्मी भी। और लड़की को भी बोलूँगी कि अपने शौहर की बहुत इज्जत करो। अपने मैके वालों से कोई बात नहीं करो अपने शौहर के बारे में, है ना। वो कोई बोल नहीं सकता है क्योंकि वो तुम्हारा शौहर है और वो तुम्हारी बीवी। एक दूसरे की इज्जत करो और बहुत घूमो फिरो, खुश रहो। बीवी को तो घुमाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है भाई। थोड़ा सी बाहर जाने के बाद उसकी इंजन है ना अच्छी हो जाती, तेल जाता है उसके इंजन में। नहीं तो घर में चिड़चिड़ी हो जाती है, वो पक जाती है। सुबह हुई वही, रात हुई वही, ये कोई मतलब ही नहीं है जिंदगी का। बाहर दोस्तों के साथ घूमेंगे, बीवी का क्या। और बीवी ने भी अपने शौहर का बहुत ख्याल रखना चाहिए, हर बात में ख्याल रखना चाहिए। और बहुत ही अच्छी हमारी आज टॉपिक हुई लड़कियों के बारे में, पीसीओडी के बारे में, स्किन केयर के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में, हर चीज़ के बारे में। ये जो बिस्तर पर पूरे 9 महीने लेटते हैं तो कहीं किसी का कुछ नाजुक मामला रहता है, वो एक अलग होता है। बाकी अगर तुम रोज़ ज़रा पटक पटक के कपड़ा धो ना,
बहुत अच्छा होगा, झाड़ू मारो, है ना। अब तो सारे काम के लिए काम वाली आ गई, तो थोड़ा सी अपनी बॉडी को भी एक्टिव रखना एक्सरसाइज देना जरूरी है। है, स्पेशल एक्सरसाइजेस होती हैं हाँ जिसमें आपको स्पेशल खाना डाइट भी होता है हाँ लास्ट मंथ का, हाँ जिसमें आप ज़्यादा एफर्ट्स लोगे, ज़रा अच्छे से ध्यान से सब करोगे तो इंशाल्लाह नॉर्मल डिलीवरी भी बहुत आसान है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। नहीं और है। कॉम्प्लिकेशंस आप अपने ही बढ़ाते हो, तो हाँ आप सही अपना ख्याल रखिए, अपने डाइट का ख्याल रखिए, एक्सरसाइज का ख्याल रखिए, अपने आप के रूटीन जो चेकअप्स बोलते हैं डॉक्टर्स, सोनोग्राफी बोलते हैं, डबल मार्कर्स बोलते हैं, सब आप ही के लिए बोलते हैं। सो आप ज़रूर करवाएं। सोनोग्राफी 3 बार 5 बार हो गया तो बेबी में कुछ प्रॉब्लम होगा, ये गलत बात है, कुछ नहीं होता। वो स्कैन बेबी के लिए ही किया जाता है, डॉक्टर्स का उसमें कोई पर्सनल फ़ायदा नहीं है। जो लोगों के दिमाग में है ना कि बार बार सोनोग्राफी क्यों बोलते हैं, बार बार ब्लड टेस्ट क्यों बोलते हैं, यही देखने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी सही से जाए, कुछ कॉम्प्लिकेशन या कुछ प्रॉब्लम हो तो जल्दी से पकड़ में आए। तो ये बहुत अच्छी बात बताए। अच्छा, अब डॉक्टर हिना से अगर किसी को राब्ता करना है, कुछ पूछना है, मंथली ईयरली कुछ भी उनके साथ में पैकेज लेना करना कुछ भी है, राय मशवरा करना है, तो कांटेक्ट नंबर एड्रेस मैं दे दूंगी, तो आप कांटेक्ट करके ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से जुड़ सकते हैं। एक Online लास्ट appoint- सवाल है, लेकिन बैठ के बात करते हैं, मेरे तो पैर भी दुखने लगा, थोड़ी चाय जी, कॉफी ज़रूर। भी पीते। जी सर। दुखा, और मैं तो अब हो गई फ्री, बच्चे भी बड़े हो गए, अब मैं रिलैक्स हो गई अभी। नहीं हुए, अच्छा, नहीं कैसे नहीं हुए। हुई? अब आपका मेनोपॉज चल रहा है। हाँ। पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज ये 35 से 55 तक चलता है, जिसमें पीरियड्स कम होते हैं और फिर बंद होते हैं। बंद होने के बाद में भी जैसे शटडाउन सब हार्मोन्स का, जैसे पीसीओडी हार्मोन का प्रॉब्लम है या फिर पीरियड्स के जो इश्यूज है वो सब हार्मोन में आते हैं। जब हार्मोन ये सब होके आपका जो पूरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो है बच्चे होना ये सब होना सब बंद होता है, तो इसको बोलते हैं मेनोपॉज। पर जब से शुरू होता है कम होना, उससे पेरीमेनोपॉज से मेनोपॉज, किसी का 7 साल चलता है, किसी का 5 साल, किसी का 10 साल, अलग अलग है। अब इसमें भी प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं कि जिसका साइकोलॉजिकल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, तो उसी वक्त घर में बहुएं भी आती है, वो सब शुरू हो जाती है कहानी। फिर किसी में बैक एक शुरू होता है, किसी में हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, कोई अपने को बीमार समझने लग जाता है। अब इन सब चीज़ों के अलग अलग सिम्टम्स, किसी को सेम सिम्टम्स होगा ऐसा नहीं, सबको अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। और मेनोपॉज के बाद में तो अपनी लाइफ ही चेंज करनी चाहिए। खाना अच्छा होना चाहिए, ड्राई फ्रूट्स, नट्स, वॉक, पानी, एक्सरसाइज। आप जिम भी जा सकते हो, बिकॉज उसके अंदर मसल मास कम होना शुरू हो जाता है, आप ऐसे लो फील करोगे। कई लेडी आप देखोगे जिम जाते हैं 50 और 60 के बाद, एंड देन आप देखो कि उनमें कितना ड्रास्टिक चेंज आता है। आप वेट मत बढ़ने दीजिए, क्योंकि मेनोपॉज के बाद में वेट बढ़ता है, पेट का वेट बढ़ता है, सीट्स का वेट बढ़ता है, आप एकदम लेथार्जिक हो जाते हो, बहुत परेशान। बट नो, यू कैन रिवर्स ऑल दिस थिंग्स। आप फिर से वापस एक सेकेंड इनिंग जी सकते हो, और सेकेंड इनिंग आपने जीना है अपने लिए। बिल्कुल सही। और दूसरा, अभी तुम लोग ने भी कुछ सुने होंगे, देखे होंगे, मैंने एक न्यूज़ सुनी थी कि एक माँ ने अपने बच्चे को, 1 महीने वाले बच्चे को फ्रीज में रख दी। वो देख के तो मेरा दिल तो बड़ा हिल गया। ये क्या बात हुई कि बच्चा फ्रिज में रख दी, पैदा क्यों करी थी? देखिए, अब ऐसी सवाल सुन के, ऐसे घटनाएं सुन के, बहुत सारी घटनाएं होती है, तो आपको एक पता चली, एक माँ वेल में कूद गई अपने बच्चे को लेके, एक माँ ने अमेरिका की न्यूज़ है, अपने दोनों छोटे बच्चों को अवन में डाल दिया। अरे बाप रे बाप। बट अब इस सब का आप ये करोगे कि ये सब चीजें क्यों है, क्या वो पागल हो गई है, क्यों ऐसा करिए? बट नो, ये होता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन। डिलीवरी के बाद में जब हार्मोन्स जो आपके प्रेगनेंसी को मेंटेन करते हैं, डिलीवरी में जब बेबी बाहर आने के बाद में हार्मोन्स पूरे शट डाउन हो जाते हैं, और उसमें बेबी माँ की डिलीवरी होती है, अंदर जख्म होती है, हीलिंग प्रोसेस हो रही होती है, बच्चा रो रहा है, फीडिंग करना है, उसमें हार्मोन की तब्दीलियाँ, बहुत कुछ। एक औरत के लिए वो एक बहुत बड़ा चेंज होता है बॉडी में। अब इसमें उसकी नींद भी नहीं हो पाती, रात में बेबी के लिए उठना ही पड़ता है। अब ये सब चीज़ों में वो जाती है डिप्रेशन। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन सही है और वो सच है, जिसमें जब जाती है तो कभी कुछ औरतें रो देती है, कुछ फीलिंग्स बैड आती है, कुछ सुसाइड भी करती है। अब यहाँ पे मैंने जो कहा था आपसे टीम वर्क, यहाँ पर आती है
दिल से एक बार। हाँ, इसमें सब पूरा हस्बैंड का रोल आता है। घर में अगर और कोई बड़े होंगे, मम्मी होगी या मदर इन लॉ है, कोई भी हो जो भी है, तो उन सब का टीम वर्क आता है। नहीं तो आप किसी को हेल्प के लिए आप हेल्पिंग हैंड एक रखिए थोड़े दिन के लिए, जिससे कि माँ रिलैक्स हो सके, अपनी नींद पूरी कर सके, अपना ख्याल रख सके। एक बार ये पीरियड निकल जाएंगे देन शी विल बी एब्सोल्युटली फाइन। पर जब ये डिप्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसकी ट्रीटमेंट भी नहीं ले पाते, समझ ही नहीं पाते, माँ को समझ ही नहीं पाते, तो उस वक्त ये सब न्यूज़ हमें देखने को मिलती है जो कि बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है। तो बस मैं तो ये तो सब सुन के बहुत खुशी भी हुई। पहली बात तो दूसरी जो हमने की है पेरेंट्स को लेकर, बच्चे को लेकर और लड़कों को लेकर हाँ। पेरेंटिंग की हर पॉइंट हमारी बहुत अच्छी चली। लेकिन ये वाली चीज़ सुनकर तो बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ कि एक माँ ऐसा भी कर सकती है, तो उसके पीछे भी कुछ वजह है, उसने क्यों करी। तो मैं तो चाहूँगी कि हर चीज़ डॉक्टर से दिल खोल कर बात करें। अल्लाह ताला के बाद डॉक्टर पर भरोसा कर सकते हैं, ठीक है। अब डॉक्टर हिना से भी अगर जुड़ना है, बात करना है, राय मशवरा करना है, तो कांटेक्ट नंबर और डिटेल तो सारी आप लोगों को मिल ही जाएगी, तो ज़रूर कांटेक्ट करके बात करें। बहुत ही अच्छी आज बात हुई डॉक्टर हिना से, और ये जुन्नर से आए थे, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी नॉलेज हमको दिए हैं। और दूसरा ये कि यंग लड़कियां जैसे कि डॉक्टर जो बनी है, उनको कुछ कोर्स करना है, वो भी जुड़ सकती है। दूसरा, शादी के पहले ससुराल में कैसा रहना है, शौहर के साथ कैसा रहना है, उसकी भी अगर काउंसलिंग वगैरह चाहिए, कुछ कोर्स चाहिए, तो भी जुड़ सकते हैं। और उसके बाद जैसे कि प्रेग्नेंट रहती है लड़कियां, तो एक डर होता है, डर में ब्लड प्रेशर ऊपर कर लेती है। बाकी और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है, तो उसके लिए भी छोटे मोटे कोर्स है, वो कर सकती है। तो इसके लिए मैं कांटेक्ट नंबर दे रही हूँ डॉक्टर मदिया हिना का, तो आप लोग जुड़ के उनसे बात कर सकते हैं। अब हीरा टॉक को हम यहीं पर ख़त्म करेंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। तो उसके लिए मैं तो जा रही हूँ, लेकिन लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो ये तो ज़रूर करना बनता है, नहीं तो फिर मैं दूसरा एपिसोड लाऊंगी कैसे। आप लोगों के सामने मैं चाहती हूँ अच्छी अच्छी बात लेकर आऊँ, अच्छी अच्छी मालूमात लेकर आऊँ, ताकि अभी जिसकी मालूमात लेकर आई हूँ उनको भी लोग पहचाने और तुम तक भी अच्छी बात पहुँचे। तो इसके लिए मैं हमेशा एक नई सोच और नई बात लेकर आने वाली हूँ। तो इसके लिए आप लोगों को फॉलो और लाइक, सब्सक्राइब करना ज़रूर है, ठीक है। अल्लाह हाफिज़, मैं जा रही हूँ, अगली बार ज़रूर मिलूँगी।